नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और संविदा अधिनियम जो कि जुडिशरी का छत्तीसगढ़ जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी का कॉमन सब्जेक्ट है। और आगे से मैं इन लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट को लाता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग इससे लाभान्वित होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को। जैसे कि आप लोग समझते हैं संविदा अधिनियम क्या है? आप लोगों ने अपनी एलएलबी की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लेकिन जुडिशरी के एस्पेक्ट में हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो कि प्री एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कठिन मान लेते हैं। होता क्या है कि हम उनको स्किप कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं आएगी। जैसे एक्ट नंबर हो गया कि इसका एक्ट नंबर क्या है? तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं कि एक्ट नंबर क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आयोग होता है वो आपके ओवरऑल नॉलेज को दि अ, दिखाता है कि वो जानना चाहता है कि आपको कितना पकड़ है इन सारी चीज़ों पर, छोटी-छोटी चीज़ों पर, और जो छोटी-छोटी चीज़ें आप छोड़ देते हैं वही कठिन हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट नंबर की, एक्ट नंबर 9। तो प्री के शेड्यूल में देखा जाए तो एक्ट नंबर ऐसे पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका सन क्या है, 1872 है, एक्ट नंबर 9 है। और इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इसी सन में कौन सा एक्ट और कौन सा आया था, उसका एक्ट नंबर क्या है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। एक्ट नंबर 9 1872, और इससे इसी के साथ एक सब एक्ट और आया था, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, यानी अपना पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। तो उद्देशिका पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। उद्देशिका क्या होती है? उद्देशिका एक्चुअली होती क्या है कि एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने, जो लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने बताया कि परिभाषित और संशोधित करना, यानी जो संविदा अधिनियम है उसको परिभाषित करना, वो है क्या, एक्चुअली क्या चीज़ है वो, और संशोधित जो समय के साथ साथ बदलाव आते रहेंगे उसके हिसाब से हम उनमें क्या संशोधन करेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट करते रहिए कि इसका उद्देश्य परिभाषित और संशोधित करना है। हम सेक्शन वाइज चलेंगे ताकि बहुत कम समय में और सारी चीज़ों को एक ऑब्जर्व किया जा सके। एक्ट सेक्शन 1 जो हमारा बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 3 बातें बताई गई, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आपको एक्ट नंबर और इसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह देते हैं कि संविदा अधिनियम 1872 को भारतीय संविदा अधिनियम केवल बोल देते, जबकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का एक्ट नंबर क्या है, या एक्ट नंबर 9 का नाम क्या है। तो बातें करो, इसका हम नाम जानेंगे, भारतीय संविधान अधिनियम 1872। विस्तार, विस्तार की बात जहां तक आती है तो ये कहां तक एप्लीकेबल है, टू व्हाट एक्सटेंट। 2019 के पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, उसके पहले हम लॉ की बुक्स में ये पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ो, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। लेकिन अब जितने भी भारतीय कानून हैं, सेंट्रल लॉज हैं, वो पूरे भारत पर लागू हैं, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर में। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास लागू हुआ, और उसी के साथ जितने भी केंद्रीय अधिनियम हैं, हमारे सेंट्रल लॉज हैं, वो सारे जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। तो हमारा भारतीय साक्षर नियम या भारतीय संविदा अधिनियम भी उसमें लागू हो गया, और ये इसका शेड्यूल 5 में है। प्रारंभ कब हुआ, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि प्रारंभ कब हुआ। 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। अब हम बात करते हैं निर्वचन इंटरप्रिटेशन क्लास की, या निर्वचन खंड की।
निर्वचन खंड में इनकी परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे कि उद्देशिका में बताया गया परिभाषित करना है, तो परिभाषित में जो भी टर्मिनोलॉजी है इसकी संविदा अधिनियम की, उनके शब्दों को बताया गया है कि क्या होता है। जैसे प्रस्ताव, सबसे पहले हमें प्रस्ताव के बारे में बताया गया है कि प्रस्ताव क्या होता है। 2A में आप लोग नोट कर लें। 2A में प्रस्ताव को बताया गया, जिसको प्रपोजल, ऑफर इंग्लिश में कहा, दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं, प्रपोजल और ऑफर। तो एक्चुअली होता क्या है? परिभाषा जो दी हुई है, हम उसके हिसाब से भी चलेंगे और थोड़ा सिंपल वे में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा बताई गई है, तो इसमें ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी रजामंदी रजामंदी किस बात की, किसी कार्य को करने की, न करने की या प्रवृत्त रहने की, यानी टू डू, नॉट टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। abstain टू kept apart फ्रॉम द थिंग, किसी चीज से अपने आप को अलग कर लेना है, वो प्रवृत्त रहना हो गया। रजामंदी व्यक्त करता है, किस लिए? ताकि वो दूसरे व्यक्ति से इस बात की अनुमति प्राप्त कर ले। ये होता है प्रस्ताव, कि जहां पर एक व्यक्ति किसी कार्य को करने की, न करने की या प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा को इस प्रकार व्यक्त करता है कि सामने वाले से उसकी अनुमति प्राप्त कर ले किसी कार्य को करने न करने की। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं अपना पेन 10 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो उस तरीके से उस पेन को बेचने की रजामंदी व्यक्त करता है, इस तरीके से बेचने की रजामंदी को व्यक्त करता है ताकि सामने वाला उसको खरीदने की अपनी अनुमति दे दे। ये प्रस्ताव। अब प्रस्ताव पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको भी जान लेना है कि किस तरीके के प्रस्ताव होते हैं। एक तो स्पेशल, विशेष, और एक जनरल, सामान्य। विशेष में एक लिमिट होती है, एक लिमिटेशन होती है व्यक्तियों की, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से किया जा सकता है। तो जहां पर कोई निश्चित संख्या दी हुई होती है प्रस्ताव को करने वालों की, स्वीकार करने वालों की, तो वो एक विशेष हो जाता है। जैसे 2 व्यक्ति एक जमीन को खरीदने बेचने का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जमीन को बेचने का प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, तो ये एक विशेष हो गया कि 2 लोगों के बीच में है, 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में। जनरल प्रस्ताव एट लार्ज मास पे होता है, जहां पर हम किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं करते हैं, हम एक जनरली एक बात अपनी कह देते हैं कि भाई ऐसा है, हम ये प्रस्ताव देते हैं, अगर कोई करेगा तो उसको ऐसा मिलेगा। जैसे आपने देखा कि वीडियो जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कोई ये साबुन यूज करेगा उसको ये फायदा होगा, कोई ये क्रीम यूज करेगा उसको ये फायदा होगा। तो ये सब जनरल प्रस्ताव हैं। अब इसमें स्वीकृति की जरूरत होती है कि नहीं होती है? देखिए स्वीकृत कहाँ से आ गई इसमें घुस के, अभी हम प्रस्ताव की बात कर रहे थे। क्योंकि जनरल प्रस्ताव की जब बात आती है तो वहां पर एक स्वीकृत की भी बात कहीं ना कहीं से आ जाती है कि कार्निल बनाम स्नोबॉल कंपनी पेन का एक उदाहरण आ जाता है उसमें। वो कैसे? जिसे विशेष प्रस्ताव में है, एक व्यक्ति ने प्रस्ताव किया, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, उसमें तो स्वीकृति बहुत जरूरी होती है, बिना स्वीकृति के वचन हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरी चीज है सामान्य प्रस्ताव में। सामान्य प्रस्ताव में हमें एट लार्ज मास पे कोई बात कह देते हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति उस शर्त को पूरा करके या उस कंडीशन को पूरा करके या प्रतिफल को प्राप्त करके, जैसे कि धारा 8 में बताया गया है कि हम कैसे उसका पूरा कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर देता है, वो स्वीकृत उसकी मान ली जाती है। जो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का पेन था, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दें कि क्या था एक्चुअली। इसमें एक कंपनी होती है, उसको एक शैम्पू का प्रचार करती है और वो कहती है कि जो भी व्यक्ति इस शैम्पू को कंपनी के निर्देशानुसार इस्तेमाल करेगा और अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इंग्लैंड का मसला है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी उसको 100 पाउंड का
कंपनसेशन देगी या रिवॉर्ड देगी। कंपनी ने अपनी बात की गंभीरता को दिखाने के लिए 100 पाउंड भी रिलायंस बैंक में, इंग्लैंड के रिलायंस बैंक में जमा करा दिए। कार्लिल ने उस शैम्पू को यूज किया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। वो कोर्ट गई और अपना क्षतिपूर्ति की मांग की। कंपनी ने कहा कि भाई इन्होंने स्वीकृति दी ही नहीं, तो वो वचन कैसे हुआ। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इन जनरल प्रपोजल देयर नो नीड टू एक्सेप्टेंस। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करके एक्सेप्टेंस दे सकता है। तो ये प्रस्ताव से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था मसला, इसलिए मैंने इसको अभी चर्चा की। अब प्रस्ताव दो तरीके के और हो सकते हैं। एक तो एक्सप्रेस हो सकता है यानी अभिव्यक्त, और एक इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब विवक्षित। विवक्षित का ये सेंस हम ले सकते हैं सोचा समझा, मान लेना, बिना कहे मान लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अभिव्यक्त क्या होता है। अभिव्यक्त एक्सप्रेस हम दो चीजों से कर सकते हैं, एक तो रिटर्न में और एक मौखिक में कह के। तो जो प्रस्ताव मुंह से बोल के किया जाता है कि भाई मैं अपना पेन ये बेच रहा हूं, बेचना चाहता हूं इतने रुपए में, ये मौखिक प्रस्ताव हो गया। कोई रिटर्न में देता है कि कोई भी, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पोस्टर्स कभी गुमशुदा के लगे होते हैं कि ये व्यक्ति खो गया है और इसको जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, तो रिटर्न में हो गया। अब इम्प्लाइड क्या होता है। आप लोग जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं संविदा से संबंधित, अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ और आगे से ये रेगुलर रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम्स लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, उनके परिप्रेक्ष्य में ही मैं ये सारी वीडियोस डालूंगा। और लीडरशिप क्या होता है, जैसे आप ट्रेन में है, सफर कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन से उतरे, आपके पास बहुत सारा सामान है, कुली आया, उसने आपका सामान उठा लिया, आप उसके पीछे पीछे चल दिए। अभी क्या है, व्हाट इज काइंड ऑफ प्रपोजल इज दिस। ये है इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड है। कुली ने आपको प्रपोजल दिया कि मैं आपका सामान लेकर चल रहा हूं, आपने चुप होकर उसके बिना कहे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि जब वो सामान आपका स्टेशन के बाहर रखेगा, पहुंचाएगा, आप उसको उसका भाड़ा दोगे। आप किसी ऑटो में बैठ जाते हो, एक खास रूट के ऑटो पे बैठ जाते हो, कर चल, और चल देता है। अब आपने भाड़ा नहीं तय किया, कुछ नहीं किया, लेकिन चल दिए, ये इम्प्लाइड है। आप उतरे, जो तयशुदा भाड़ा है, किराया दे दिए। तो इस तरीके से प्रस्ताव के संबंध में अगर हम देखेंगे कि प्री में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रस्ताव से संबंधित, और कौन कौन सी चीजें इसमें एलिमेंट हैं। एलिमेंट क्या है, देखिए सबसे पहले तो दो व्यक्ति, ठीक है, कम से कम दो व्यक्ति। दूसरी बात है रजामंदी, किस व्यक्ति की, जो प्रपोजल कर रहा है। क्या किस बात की रजामंदी कर रहा है वो, किसी कार्य को करने की, किसी कार्य को न करने की, या फिर किसी बात से अलग रहने की प्रवृत्ति, abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। किस लिए कर रहा है वो, ये भी देखना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ले कि वो इन ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, तब ये प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव से रिलेटेड सेक्शन 4 की चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीजें आनी है उससे रिलेटेड आगे जो दिया गया है उनकी चर्चा हम लोग यहां पर कर लेंगे। क्या है सेक्शन 4 में प्रस्ताव से रिलेटेड, और प्रस्ताव कब पूरा होता है, यही बात बताई गई है सेक्शन 4 में। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीटेड, कब माना जाएगा प्रस्ताव हो गया, हमने कह दिया और हो गया प्रस्ताव, जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक कि
वो प्रस्ताव उस व्यक्ति के नॉलेज में नहीं आ जाता जिससे वो किया गया है, प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। इससे रिलेटेड केस भी है, इससे रिलेटेड केस है। पहले हम चर्चा करते हैं कि परिभाषा में क्या कहा गया है, और वो जो केस है उस केस का वर्डिक्ट कानून में या संविदा विधि में कहाँ से लिया गया है। क्योंकि कोई भी कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट देती है तो अपनी कंसाइंस पे नहीं, बेस्ड ऑन लॉ होता है। सेक्शन 4 में पहले क्लास में बताया गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के ज्ञान में प्रस्ताव आया ही नहीं है जिससे वो किया गया है, तो प्रस्ताव पूरा होगा ही नहीं। ये बहुत लीडिंग केस है एक लालबन बनाम गौरी दत्त का। आप लोगों ने एलएलबी की क्लासेस में या एलएलबी के उसमें पढ़ा होगा, तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि यहाँ पर इसी बात की हेल्ड किया गया था, इसी बात को हेल्ड किया गया था, कोर्ट ने बताया था कि ये प्रस्ताव नहीं माना गया। ब्रीफ में बताते हैं, एक व्यक्ति था, उसका भतीजा खो गया गौरी दत्त का। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके भतीजे को खोज के लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसका नौकर लालमन उस समय वहां नहीं था, खोजने चला गया था। फॉर्चुनेटली वही खोज कर ले आया। अब जब बाद में उसको ये पता चला कि भैया इसमें तो हमें 500 रुपये इनाम की बात थी, तो उसने कहा हमें 500 रुपये दीजिए। मैंने कहा भाई तुमसे क्या मतलब है 500 रुपये से, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो आपका काम है, हमारा काम करना नौकरी। फिर दोबारा ये तो पता भी नहीं था कि हमने क्या कहा है 500 रुपये देने के लिए। वो कोर्ट चला गया, कोर्ट चला गया तो कोर्ट ने भी अकॉर्डिंग टू लॉ कहा कि ये प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसको प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था, ये करार ही नहीं हुआ, ये प्रस्ताव ही नहीं हुआ। अगर किसी व्यक्ति को प्रस्ताव के बारे में पता है, फिर वो कोई कार्य फुलफिलिंग द कंडीशन, जैसे कि सेक्शन 8 में बताया गया है फुलफिलिंग द कंडीशन, तो जैसे वो कंडीशन फुलफिल करता है वो वचन हो जाता है, ठीक है, तब वहां पर वो बाध्यकारी हो जाता है। यहां पर चूंकि प्रस्ताव कंप्लीट ही नहीं हुआ तो बाध्यकारी नहीं था। ये हम प्रस्ताव की सेक्शन 2A में इंटरप्रिटेशन क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बेस्ड भी आते हैं, अंदर से भी पूछा जाता है। तो बहुत बारीकी से हम हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन काफ़ी है। और देखते हैं सेक्शन 2B में वचन। अब वचन क्या है? देखिए, अभी तक हमने प्रस्ताव के बारे में पढ़ा कि प्रस्ताव क्या था, और उसमें एक नीचे लाइन में कि अनुमति प्राप्त कर ले, इस तरीके से अपनी बात को वो अभिव्यक्त करता है, रजामंदी को अभिव्यक्त करता है, संज्ञापित करता है कि दूसरे की अनुमति प्राप्त कर ले। तो जो ये अनुमति प्राप्त करने की बात होती है, कॉन्सेंट प्राप्त करने की बात होती है, एक्सेप्टेंस की जो बात होती है, वही प्रपोजल में जब जुड़ती है तो वो वचन हो जाता है। तो जो आपका प्रपोजल का जो परिभाषा है उसमें जो कॉन्सेंट की बात की गई है, अनुमति की प्राप्त बात की गई है, जैसे वो प्रपोजल में जुड़ जाएगी वो वचन हो जाएगा। तो सेक्शन 2A 2B। अब C में मान लीजिए ये वचन हो गया, तो अभी तक जो प्रस्ताव कर रहा था वो प्रस्ताव करने वाला था, तो जैसे ही वचन हुआ तो जो प्रस्ताव स्वीकार करने वाला था वो वचन ग्रहीता हो गया, और जो प्रस्ताव देने वाला था वो वचनदाता, प्रस्थापना करने वाला वचनदाता हो जाता है, और दोनों के वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो जाते हैं। जैसे ही प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो प्रस्ताव नहीं रह गया, प्रस्ताव वचन हो गया, और जिसने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टेंस उसका वचन हो गया। अब एक दूसरे के जो वचन है वो हो गए प्रतिफल। ये बात हमारी 2D में बताई गई है कि a promise, a set of promises forming consideration for each other,
नो सॉरी, वो तो एग्रीमेंट की बात हो गई, जहां पर कोई वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है या करने का वचन देता है या प्रेरित रहता है या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है तो प्रतिफल हो जाता है, या उसका वचन देता है या उसका वचन देता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे वचन की बात। तो ये दोनों जब प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रस्तावक का जो प्रस्ताव है वो वचन हो जाता है और जो एक्सेप्टेंस है वो वचन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए वचन हो जाते हैं और वो प्रतिफल मान लिया जाता है एक दूसरे का। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई जमीन बेचने की बात की और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो प्रस्ताव रहा, और जैसे ही एक्सेप्ट हो गया उसकी जमीन बेचने का प्रस्ताव वचन हो गया और खरीदने का जो एक्सेप्टेंस है वो वचन हो गया। अब इन दोनों में से कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं ब्रीच कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ब्रीच? भाई हमने अपनी बात कही, वापस ले रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं। अगर आप डीपली पढ़ेंगे सेक्शन 37 में जाइए, वहां पर बिल्कुल मना कर दिया गया कि भैया आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप मना नहीं कर सकते। ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। ठीक है, तो वहां पर 37 में कह दिया गया कि जब तक विधि द्वारा कोई छूट या माफी नहीं दे दी गई है तब तक आप उससे पीछे ही नहीं जा सकते हो। आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही होगा, चाहे पार्टीज मर जाएं, उनके लीगल एयर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। समझ गए? तो संविदा बाध्यकारी है, इसलिए ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे, फिर अराजकता फैल जाएगी। एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट वचन देगा, मुकर जाएगा, अनड्यू एडवांटेज ले लेगा, बेनिफिट ले लेगा, मुकर जाएगा, तो दूसरे को लॉस होगा। तो विधि ऐसी बात की परमिशन नहीं देती। एक सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, दूसरे के धन से धनी होने का सिद्धांत मना कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक साथ ले आएंगे तो थोड़ा सा समझने में, अभी हम केवल इंटरप्रिटेशन क्लास को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिसर्च की गई है, तो कहीं ना कहीं से वो बातें उसमें आके जुड़ जाती हैं कि भैया ये अगर ये बात कही गई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो तो पीछे चले जाएंगे, नहीं जा सकते। उसमें 37 में बता दिया गया कि आप नहीं जा सकते और फिर भी आप जाते हो, तो 73 से 75 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी गई कि अगर आप जाते हो तो आप कंपनसेशन दोगे। पहली बात तो जा नहीं सकते, और अगर जा रहे हो तो कंपनसेशन दोगे। एक चीज छूट गई उसमें, उसमें मैंने कहा कि कोई विधि द्वारा छूट या माफी, तो क्या विधि द्वारा कोई छूट माफी भी दी गई है इसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें, हम छूट भी जाए? यस, हो सकता है। कहां पर? 39 में, पूर्वकालिक संविदा भंग में एक व्यक्ति अगर संविदा भंग करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, वो अधिकार पूर्वक उसको विखंडित कर सकता है और चाहे तो चला भी सकता है। ये तो विधि द्वारा उसको छूट दे दी गई। 36 में असंभव घटना का करार में असंभव हो जाएगी कोई घटना, नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं भाई कि हमने करार किया और असंभव हो गई। 34 में आप आइए, जिसमें ये बताया गया है किसी व्यक्ति का भावी आचरण कब असंभव माना जाता है, जब कोई बाह्य कारण उसको असंभव बना दे। जैसे ए बी से कहता है कि वो उसकी लड़की सी से शादी कर ले, ठीक है, और लड़की पागल हो जाती है। अब ये असंभव हो गई बात, अब ये बात असंभव हो गई, तो करार क्या ये आगे चलेगा? नहीं चलेगा। 56 में असंभव कार्य का, ये कहां पर होता है? देखिए 56 हम यहाँ पर थोड़ा सा बस लेकर चलते हैं, फिर आगे हम बताएंगे इसको, इसके बारे में। दो बातें होती हैं, एक तो कार्य करने के समय दोनों पार्टियों को पता ना हो कि ये कार्य संभव है और बाद में संभव हो जाए, उसमें क्लॉज दिया। दूसरे में किसी एक पार्टी को पता हो कि असंभव है फिर भी वो कर रहा है, तब असंभव हो जाए तो वो शून्य हो जाता है।
जैसे पहली क्लास को अगर हम लेकर चलेंगे तो मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, करंटली रूस और यूक्रेन की बात ले लेते हैं। दोनों के बीच में युद्ध से पहले व्यापार चल रहा था, बढ़िया व्यापार चल रहा था, अचानक से युद्ध छिड़ गया और युद्ध से पहले दो कंपनीज के बीच में लेन देन, किसी माल को, कार्गो को इधर उधर शिफ्ट करने का, बेचने और खरीदने का बात तय हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब युद्ध हो गया तो अब ये संविदा असंभव हो गई, क्योंकि लोक नीति में, पब्लिक पॉलिसी में शत्रु देश के साथ व्यापार करना ठीक नहीं माना, तो असंभव हो गया। विधि ने छूट दे दी, कोई भी पार्टी कंपेल नहीं की जा सकती कि भाई संविदा का पालन करें। हाँ, अगर युद्ध खत्म हो जाता है, परिस्थितियां सामान्य हो जाती है, तो चाहे तो फिर से संविदा को चालू कर सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं, वो वहां पर बाध्य नहीं। तो ये छूट और माफी की बात बताई गई थी। अब 2D में कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी प्रतिफल क्या है? प्रतिफल से लोग क्या समझते हैं? रुपया, पैसा, धन, जेवर ना, ये प्रतिफल केवल यही प्रतिफल नहीं होता। मॉनेटरी केवल प्रतिफल नहीं होता, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता, यानी वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है या उसकी मर्जी पर, वचन ग्रहीता जो है स्वयं या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का, न करने का प्रवृत्त रहता है या उसका वचन देता है, ये प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि एक्चुअली है क्या। ये तो परिभाषा की बात थी, और परिभाषा हम रट भी लेंगे, एग्जाम में दे चले जाएंगे और एग्जाम दे देंगे, लेकिन ये तो प्री तक ही लिमिटेड हुआ कि रट लिया और कॉन्सेप्ट याद कर लिया, रटाया और पेपर दिया, प्री पास हो गए। लेकिन आप मेंस में क्या करोगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं? मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है। तो प्रतिफल इंडियन लॉ में, इस भारतीय संविदा अधिनियम में तीन वे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे क्यों? कर चुका है, पहली लाइन देखिए, जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है, पास्ट हो गया, या विरत रहा है, ये भी पास्ट हो गया, या रहता है, ये प्रेजेंट हो गया, और वचन देता है, ये फ्यूचर हो गया। यानी हम कंसीडरेशन को, प्रतिफल को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तरीके से अदा कर सकते हैं। इंग्लिश विधि में ऐसा नहीं है, भारतीय विधि में। तो कैसे? इससे रिलेटेड एक सेक्शन 25 है, और आगे हम बढ़ेंगे 185 है प्रतिफल से रिलेटेड, यानी 2D 25 और 185 और 23 भी है, विधिपूर्ण प्रतिफल की बात जहां पर आती है। यानी ये सारे सेक्शंस प्रतिफल से रिलेटेड हैं। अगर आप किसी भी परिभाषा से, इंटरप्रिटेशन क्लास की परिभाषा को आगे कहीं से जोड़ पाते हैं, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लिख सकते हैं सेक्शन 2D से रिलेटेड 25, मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में, 185, 23, ये प्रतिफल से रिलेटेड है, प्रतिफल की बात की गई है। तो अगर हम प्रतिफल की बात कर रहे हैं तो एट ए ग्लेंस हम देख लेते हैं कि 23 में क्या कहा गया है, 25 में क्या कहा गया है, 185 में क्या कहा गया। ठीक है, 23 में दो बातें कही गई हैं, एक विधिपूर्ण उद्देश्य और एक विधिपूर्ण प्रतिफल। तो हम चूंकि प्रतिफल को लेकर चल रहे हैं तो विधिपूर्ण प्रतिफल की ही बात करेंगे। क्या होता है विधिपूर्ण प्रतिफल? जबकि वो 4-5 चीजें बताई गई हैं, उसमें आप शॉर्ट में देख लें
पहली चीज विधि द्वारा निश्चित ना हो, नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, नॉट ओवरराइडिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फ्रॉड, इंजरी, ये सारी चीजें अगर फॉरबिडन बाय द लॉ, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वो विधिपूर्ण प्रतिफल है। 25 में क्या बताया गया है? 25 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। कुछ अपवाद भी बताया गया, जब वो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह की वजह से कोई करार किया गया हो तो उसमें प्रतिफल की जरूरत नहीं होती, रिटर्न और रजिस्टर्ड हो उसमें प्रतिफल की जरूरत नहीं होती, टाइम बार्ड डेप्ट हो, काल बाधित हो, उसमें प्रतिफल की जरूरत नहीं होती। और 185 में जो बताया गया है कि एजेंसी क्रिएशन के लिए भी प्रतिफल की जरूरत नहीं होती। तो आपने देखा सेक्शन 2D कितना कवर कर रहा है। ये प्रतिफल की बात थी। थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूं कि प्रतिफल में जो होता है क्या, हिंदू विधि में, हिंदू विधि की बात, हम हिंदू मैरिज की बात थोड़ी सी करने जा रहे हैं कि कहीं कहीं सवाल आ जाता है कि हिंदू मैरिज एक धार्मिक संस्कार है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन क्या ये संविदा भी है? कभी सोचा इस बारे में कि क्या हिंदू जो धार्मिक संस्कार है वो संविदा है या नहीं है? मुस्लिम्स में तो कह दिया जाता है कि भैया ये तो टोटली संविदा है, और रिचुअल सेरेमनीज जो आयतें पढ़ी जाती हैं, वो नमाज वगैरह जो भी उनके यहाँ होता है वो भी होता है, लेकिन जो हिंदूज में होता है वो प्योरली रिचुअल होते हैं। और तो क्या यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये संविदा है या नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन, आर यू एग्री और नॉट? इट इज ए रिसर्च टॉपिक। आप लोगों ने कभी शादियां देखी होंगी या जिनकी शादी हो गई है उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा कि जो पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, क्या कराते हैं शादी में, मेन चीज क्या होती है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7 में बताया गया है सप्तपदी इज इम्पोर्टेंट मैरिज सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, तो उसमें बता दिया गया सप्तपदी। सप्तपदी यानी 7 बार चलना, 7 कदम, 7 फेरे जिसको बोल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड चीजें होती हैं 7 वचन। और जो पुरोहित या पंडित जी होते हैं वो वचन कहलाते हैं कि भैया लड़का बोलता है कि ऐसे ऐसे करोगी तो मैं पत्नी स्वीकार करूंगा, लड़की पहले लड़की कहती है कि आप अगर ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपके वामंग में आऊंगी, यानी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। वो प्रस्ताव देती है कि ऐसा करोगे, वो कहता है हाँ, वो वचन हो गया। अब फिर लड़के की बारी आती है, वो कहता है कि ऐसा करोगी, वो कहती हाँ, वो वचन हो गया। तो एक दूसरे के वचन ट्रांसफर हो गए। व्हाट इज सम काइंड ऑफ इज दिस? वचन क्रॉस कर रहे हैं दूसरे के, क्या हो गया ये? प्रतिफल। दोनों ने एक वचन के बदले में दूसरा वचन दिया कि आप ये करोगे, हम ये करेंगे। तो वचन प्रतिफल में क्या बताया गया कि कर चुका है, करता है या करने का वचन देता है। और जैसे ऊपर ये कहा जाता है कि भैया आप हमारे माता पिता का सम्मान करोगे, हमारा पालन पोषण करोगे, हमें सम्मान की दृष्टि से देखोगे, हमारी सलाह लोगे हर बात में, तो वो कहता है हाँ। तो जैसे प्रस्ताव देती कि ऐसा ऐसा करोगे, कहता है हाँ, एक्सेप्ट करता है, वो वचन हो जाता है। और दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, वो प्रतिफल हो जाता है। तो ये था, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग आगे देखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आज इंटरप्रिटेशन क्लास ही लेकर चलेंगे और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की और जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं दोनों के, छत्तीसगढ़ जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी के, वो मैं लाता रहूँगा। अब सेक्शन 2E में एग्रीमेंट, करार। एक्चुअली देखा जाए तो संविदा अधिनियम ही एक ऐसी विधि है
जो लोगों के जीवन में बहुत व्यापक तरीके से फैली हुई है। मतलब कोई व्यक्ति इसे अछूता नहीं है, कोई इससे बच नहीं सकता। आईपीसी से तो हम बच जाते हैं क्योंकि हम क्राइम नहीं करेंगे, तो आईपीसी से मतलब नहीं। सीआरपीसी से बच जाएंगे, जब क्राइम नहीं होगा तो अदालत नहीं जाएंगे। साक्ष्य अधिनियम का भी वही हाल है। ट्रांसफर में जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तब हमारा काम लगेगा। लेकिन संविदा में क्या है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। संविदा नहीं करते, करार करते हैं। और संविदा कब बनता है वो मैं चर्चा करूंगा अभी। हम हर वक्त करार करते रहते हैं। दोस्तों से कहा भैया मोटरसाइकिल अपनी दे दो, शाम को पार्टी दे देंगे गोलगप्पे की, या मूवी दिखाने ले चलेंगे, ये करार हो गया, उसने मोटरसाइकिल दे दी। अपने छोटे भाई बहन से कहा भैया ये काम कर दो, चॉकलेट दूंगा, करार हो गया। तो किसी से कॉपी ले ली, किसी से पेन ले लिया, किसी से पैसे ले लिए, किसी से कुछ कर लिया, किसी से काम करा लिया, किसी का काम उसके बदले में कर दिया, तो ये सब करार। एक्चुअली हमारा पूरा जीवन ही करार पर आधारित है, संविदा पर आधारित है। तो जितना रोल इस अधिनियम का हमारी जिंदगी में है, जीवन में है, उतना किसी अन्य विधि का नहीं। तो करार क्या है? कहता है हर एक वचन, अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। यानी एक करार के बदले में, एक वचन के बदले में दूसरा वचन हमें मिलता है। जब एक वचन होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, वो करार होता है। हम एक तरफा काम नहीं करते। हम किसी से कहते हैं कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल हमें देंगे, तो कहता है हाँ दूंगा, तो लेकिन इसमें पेट्रोल डला देना। 50 का काम है, 100 का डला देना, तो अच्छा ठीक है डला देंगे। या कहता है भाई हम मोटरसाइकिल दे देंगे लेकिन हमारा सामान वहां से लेते आना ही। तो क्या है, एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, वो एग्रीमेंट है, करार है। तो क्या करार क्या होते हैं और संविदा क्या होती है? एक्चुअली करार एक वे ऑफ लाइफ है कि हम हर काम किसी से अपना करा सकते हैं, किसी लिए कर सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से जो भी चीज़ें होती हैं वो करार हो जाता है। किसी से अपनी बात कह ली, किसी का काम कर दिया, किसी से करा लिया, तो ये करार हो गया। तो क्या करार संविदा हो सकती है? सारे करार संविदा हो सकते हैं? नहीं। एक सवाल आता है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट एवरी एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में आप पढ़ेंगे, बहुत एलोबरेट करके पढ़ाया गया, उसमें बताया गया है कि व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। बस वहीं से आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से करार संविदा हैं और कौन कौन से करार संविदा नहीं है। और वन लाइन में अगर हम बात करें तो जहां पर विधिक संबंध स्थापित होता है, विधिक संबंध स्थापित होता है किसी करार में, वो करार संविदा होती है। करार का संविदा होने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर वो एलिमेंट्स नहीं होंगे करार में तो संविदा नहीं बन सकती। वही एलिमेंट्स बताए गए हैं सेक्शन 10 में कि व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 जो बताता है वो कवर करता है 10 से लेकर 30 सेक्शन, 30 सेक्शन तक उसमें कवर हो रहा है। तो वो काफ़ी वाइड, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और पहली क्लास में इतना ज़्यादा कवर कर पाना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को अभी हम केवल इंटरप्रिटेशन क्लास ही लेकर चल रहे हैं। हाँ, अब सेक्शन 10 की बात आई है तो उसके एलिमेंट्स मैं बता देता हूँ कि 5 एलिमेंट्स हैं क्या, फिर उसके बाद उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो सक्षम पक्षकार होना चाहिए, कंपेटेंट पार्टी होनी चाहिए। ठीक है। फिर फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। इन सब की परिभाषा आगे दी गई है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ
लेकिन क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। विधिपूर्ण प्रतिफल हो जाएगा, विधिपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा, और विधि द्वारा अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किए गए हों। ये सारी चीजें करार को एग्रीमेंट बनाने के लिए आवश्यक हैं। अब आगे इंटरप्रिटेशन क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, और सेक्शन 10 इसी के साथ कवर होगा। बाकी आगे की क्लास के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, मैं टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर करूंगा, और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, तो जिसको भी सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज जितना मैं क्लासेस लूँगा उसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा ऑन डिमांड, जिससे कि जितना हमने पढ़ा हुआ उसको हम कवर कर सकें। केवल सुन लेना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इन ए ब्रीफ हम लास्ट में इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आज हमने किन किन चीज़ों पर फोकस किया है। और देखिए, प्री के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो टेस्ट सीरीज़ हैं या जो गाइड होती हैं टेस्ट सीरीज़ की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मुझसे अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आज हमने चर्चा की भारतीय संविदा अधिनियम की। अरबी भाषा में इसको अक्द कहा जाता है, AQD, अक्द, जिसका मतलब होता है बंधन। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और आ रही है दिमाग में, वो भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि औरंगजेब के समय में फतवा आलमगीरी में संविदा अधिनियम के जो शर्तें थी उनकी चर्चा की गई है। फतवा आलमगीरी में उसमें बताया गया है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, हिंदू विधि में देखा जाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रहा है। जैसे कि कहा जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या होता था, वचन दे दिया तो फिर नहीं मुकर सकते, सेक्शन 37 अप्लाई था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप मुकर नहीं सकते हो। तो वहाँ पर जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि है, हिंदू स्टाइल है, उसमें ही संविदा अधिनियम समाहित थी। दशरथ ने प्राण दे दी, का वचन नहीं भंग करेंगे भैया। तो भारतीय मैथोलॉजी में या भारतीय इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आप हरिश्चंद्र का उदाहरण ले लीजिए, सपने में वचन दे दिया, नहीं मुकरे, कहा भैया ये संविदा हो गई, हम पूरी करेंगे इसको। कर्ण की एक प्रतिज्ञा थी, वचन था कि जो भी मेरे पास आएगा हम उसको दान देंगे। इंद्र उनका जीवन ही ले गए, कवच कुंडल ले गए। श्री कृष्ण भगवान लास्ट में उनका सोने का दांत ले गए, क्योंकि वो वचन से बंधे थे। तो भारतीय मैथोलॉजी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे संविदा अधिनियम के। बस उनको किसी भी चीज को हमें अकॉर्डिंग टू लॉ समझने की जरूरत है कि इसमें लॉ कहाँ तक घुसा हुआ है। हम कहानी पढ़ लेते हैं, हमने कहानी पढ़ ली, बड़ा मजा आया, राम थे, रावण था, मार दिया, ये किया, वो किया, सब कुछ, लेकिन उसमें लॉ कहाँ तक घुसा हुआ है वो चीज नहीं पढ़ते। महाभारत पढ़ ली, हरिश्चंद्र का पढ़ लिया, राजा शिवी का देखिए, उनका भी वचन ही था। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविदा बहुत ही स्ट्रांग थी, और आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कह देते हैं, वचन दे देते हैं, वो मुकरते नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो लाइफ स्टाइल है उनकी, नहीं मुकरते। तो कैसी लगी आप लोगों की क्लास, कमेंट में डालिएगा, और पढ़ते रहिए। बराबर मैं क्लास लाता रहूँगा, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए